Hey, all right, and welcome to all in 27th lecture of M Polity लक्ष्मीकांत. ओके, नाउ आज का हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट टॉपिक हो रहने वाला है क्या? देखिए, अभी तक हम क्या कर चुके हैं फंडामेंटल राइट में, आप साथ साथ में बुक भी लेके चल रहे होगे. हमने इनिशियल का जो पहला चैप्टर है, पहला जो 7th चैप्टर का पहला पेज कवर कर लिया है 7.2 तक. हमने फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट कवर कर लिए हैं. ठीक है, इस पर बार फीचर्स दिए गए हैं वो हमने कवर कर लिए हैं. अब मैं एक एक लाइन समझाते हुए आगे चल रहा हूं ताकि आगे कोई भी प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी ना हो. ठीक है, आज का जो पूरा डिस्कशन रहेगा डेफिनेशन से लेकर, ठीक है, आप लक्ष्मीकांत में भी देख लीजिए, डेफिनेशन से लेकर आपका रहने वाला है पूरा जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसके हल्का हल्का थोड़ा सा जिस्ट पढ़ लेंगे. उसके बाद कल से हम डिटेल में इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 से डायरेक्ट डिस्कस करेंगे. आज का पूरा जो मेन फोकस रहेगा आर्टिकल नंबर 13 एंड आर्टिकल नंबर 14 पर रहेगा. ठीक है, 12 और 13 पर रहेगा. ओके, आर्टिकल 12 और 13 में आज का पूरा फोकस रहने वाला है. ठीक है, कल तक हमने क्या किया था, फंडामेंटल राइट के इनिशियल में पार्ट 3 पढ़ा था. आज जो इनिशियल का है जिसके बेसिस पर पूरे आर्टिकल आपको समझाए जाएंगे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक स्टेट क्या होता है और एक लॉ क्या होता है. ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर आप पढ़ेंगे कि स्टेट और लॉ के बेसिस पर किसी एक आर्टिकल को कैसे डिस्क्राइब किया है, हम आज की बेसिस पर यही करने वाले हैं. बट उससे पहले आप हमारे कुछ पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. पीआर पब्लिकेशन के 2 पेड कोर्सेज हैं. सबसे पहला एक है आपका ईयरली पेड ग्रुप जिसमें डेली के बेसिस पे द हिंदू के नोट्स पूरे 1 साल तक मिलेंगे, पीडीएफ वाइज, एनसीईआरटी 6 to 12 चैप्टर वाइज जिस्ट मिलेगी. ठीक है, चैप्टर के बारे में लिखा होगा और डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग और फोन गाइडेंस मिल जाएगी. ठीक है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फोन पे कर सकते हैं 499 रुपीज़ और हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप को से ऐड कर लेंगे. ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब ये एप्लीकेबल हैं. स्टडी मटेरियल ग्रुप में डेली के बेसिस पर पीडीएफ, यूपीएससी पेड ग्रुप डिस्कशन में डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग और करंट के बेसिस पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाती हैं. और दूसरा एनसीईआरटी वाली टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 499 रुपीज़ को आपको एनसीईआरटी के टेस्ट मिल जाएंगे 6 to 12 सभी सब्जेक्ट के. सीसेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंस के भी सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे. बाकी जो एनसीईआरटी 6 to 12 है सभी 5 सब्जेक्टों के चैप्टर वाइज भी मिलेंगे और क्लास वाइज भी मिलेंगे. तो टोटल 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको 499 रुपीज़ में मिल जाते हैं. तो आप इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया होगा, पेमेंट के बेसिस पर पेमेंट कैसे करनी है वो भी बताया होगा. ठीक है, ये तो थे पेड सब्सक्राइब जो पेड हमारे ग्रुप चलते हैं उसके बारे में. नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं आज का टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ स्टेट. डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है? अब देखिए, सबसे पहले स्टेट के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, आप ये खोल लीजिए. ठीक है, पेज नंबर लक्ष्मीकांत का राइट टू इक्वलिटी, पेज नंबर 7.4. यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जब आर्टिकल 14 कहता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, लिख के भी बता देता हूं. बहुत सिंपल बोलता है आर्टिकल 14. ये बोलता है आर्टिकल 14 से दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. ठीक है, स्टेट शैल नॉट. ठीक है, यहां पर स्टेट के बारे में बात की जा रही है कि स्टेट जो है डिनाई नहीं करता है टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ठीक है, अब यहां पर देखने को क्या मिलता है, एक तो स्टेट वर्ड आया है, एक लॉ के बारे में आया है. तो सभी चीजों में आपको स्टेट बोला जाएगा कि स्टेट शैल नॉट डिसाइड, स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट शैल नॉट डिनाई. तो स्टेट है क्या एक्चुअल में, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो एक्चुअल में लॉ क्या होता है. तो 2 वर्ड का मतलब समझेंगे ताकि हम आगे के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये समझ पाएं. ओके, नाउ तो आज का टॉपिक आप समझ चुके होंगे. फिर कभी भी अब स्टेट वर्ड आए किसी भी आर्टिकल में, स्टेट वर्ड आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब होगा क्या कि एक स्टेट क्या होगा. ठीक है, ओके. नाउ देखिए, हर एक फंडामेंटल राइट में जो वर्ड है या टर्म है स्टेट, उसका मतलब अलग होगा. आर्टिकल 12 इस टर्म को डिफाइन करता है पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए. अब इसमें स्टेट क्या होगा, एक स्टेट क्या होगा. अब देखिए,
कभी भी हर एक फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट अलग हो सकता है, ठीक है। उस वो पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाया होगा कि स्टेट से क्या मतलब है, बट स्टेट क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी सरकार, हमारी पार्लियामेंट जो है स्टेट के अंदर आएगी, ठीक है। हमारी स्टेट की जो राज्य सरकार है, ये ऊपर वाली तो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, ये स्टेट होगा। कभी भी स्टेट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट, उसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकता है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये भी हो सकते हैं, ठीक है। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, ये सब क्या हो सकता है, स्टेट हो सकते हैं। मतलब स्टेट शैल नॉट डिसाइड डिनाई, मतलब कभी भी आप गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाएगी या राज्य सरकार कोई भी कानून बनाएगी या लोकल अथॉरिटीज स्कूल्स भी बोल रही हैं, तो उसके बेसिस पे ये सब स्टेट के अंदर आएंगी। मतलब एक पर्टिकुलर एक सेक्शन मान लो, स्टेट कहने का मतलब कभी भी आर्टिकल में स्टेट लिखा है तो उसका मतलब होगा कुछ यूनियन गवर्नमेंट का बारे में बोल रहा है वो, या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है, या स्टेट के बनाए गए कानून के बारे में बोल रहा है। ओके, नाउ क्या स्टेट में कोई कंपनी भी आ सकती है? यस, एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है या सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है, जैसे LIC, ONGC, सेल, एक्स्ट्रा, तो ये भी क्या होते हैं, स्टेट में इंक्लूड होंगे। मतलब टर्म स्टेट का मतलब ये सब होगा। यानी कि LIC एक कंपनी है, ONGC एक कंपनी है, तो अगर ये भी फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं, ठीक है, ये भी फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, ठीक है। LIC है, ONGC है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके बनाए गए जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ठीक है, स्टेट के भी, और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन यूनियन गवर्नमेंट के भी, ठीक है। दूसरा, वाइडर सेंस में हम ये समझ सकते हैं कि एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। मतलब अब कोई भी, यानी कि अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटीज हो, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये अगर किसी एक इंडिविजुअल का, मेरा, आपका, किसी एक एक्स पर्सन का फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं, तो ये इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है, या इनके एक्शन को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो स्टेट का मतलब आप समझ के, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी यूनियन गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है इवन जो प्राइवेट बॉडी होती है या एजेंसी होती है, प्राइवेट बॉडी यानी कि जैसे किसी की कंपनी हो गई, वो भी स्टेट के अंदर आती है अंडर आर्टिकल 12। तो अंडर आर्टिकल 12 क्या बताया गया है, स्टेट की डेफिनेशन हमें बताई गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 समझ चुके होंगे, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 12 में चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट बॉडी हो, ठीक है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायोलेट करती हैं तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में, टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट, यानी कि ये सब हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, ये भी अपने आर्बिट्री कोई एक्शन नहीं ले सकते। ओके, तो मैंने ये आपको डेफिनेशन बता दी है कि आर्टिकल 12 के अंदर क्या आएगा। अब ये बोला जाता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट, ऐसे कानून जो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे विथ फंडामेंटल राइट, वो क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हमने आर्टिकल 12 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है, अगर उस कानून में कोई ऐसे प्रोविज़न लिखे गए हैं जो फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको वायलेट करता है, तो वो लॉ नहीं कहलाया जाएगा, फिर लॉ वॉइड बोला जाएगा। वॉइड मतलब नल, मतलब जिसका कोई इंपैक्ट नहीं है, फिर वो कानून नहीं बोला जाएगा। दूसरे वर्ड में उसी को जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सपोज कोई कानून बनाया पार्लियामेंट ने, और उस कानून में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। अब मैं जब फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाऊंगा, अगर उनमें से कोई भी प्रोविज़न वो लॉ वायलेट करता है, तो वो लॉ वॉइड कहलाएगा। वो लॉ क्या कहलाया जाएगा, वॉइड, मतलब नल, मतलब वो उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है, फिर वो लॉ नहीं माना जाएगा। ऐसा कौन कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। किस, बाय मीन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, कोई कानून बनाया, उसको चेक करेंगे
कि अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, सुप्रीम कोर्ट की ये पावर रहती है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू में दो पावर रहती हैं, एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अब आगे आप लक्ष्मीकांत में भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर रहती है, आर्टिकल 32 में दी गई है। किसकी पावर? जुडिशियल रिव्यू की पावर। हाई कोर्ट को किस में दी गई है? आर्टिकल 226 में, ठीक है, जो किसी भी कानून को इनवैलिड करार दे सकता है, ठीक है, इनवैलिड करार दे सकता है अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन यानी कि वॉयलेट करता है तो, ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 12 में मैंने आपको बता दिया एक स्टेट क्या होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 13 में मैंने ये भी बता दिया सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर पावर है और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के ऊपर पावर है। ओके, नाउ आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 लॉ को समझाता है कि एक लॉ क्या होगा, एक कानून क्या होगा, एक्चुअल में कौन बनाएगा, अगर मैं बनाऊंगा तो क्या वो कानून के अंदर गिना जाएगा या नहीं। तो आर्टिकल 13 वही बताता है कि एक लॉ क्या है, ठीक है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 13 को बताया गया है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कानून जो पार्लियामेंट बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर बनाए वो कानून कहलाएगा। दूसरा, टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब देखिए सेशन होते हैं, आप सबको पता है, BMW करके याद करो, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 24 अक्टूबर, ठीक है, ये देखिए आज की डेट यहां पर मेंशन है 24 अक्टूबर और ये वीडियो आपको मिल जाती है अगले दिन 25 अक्टूबर को 10 बजे डेली के बेसिस पे, ठीक है। ओके, नाउ बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन आप सबको देखने को मिल जाते हैं। अब बजट सेशन, मॉनसून, विंटर सेशन में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलते हैं, बट ये जब सेशन नहीं होते हैं तो सिंपल सी बात है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर के पावर रहती है। अगर अचानक से कोई कानून लाना हो तो वो ऑर्डिनेंस पास करती है, ठीक है। तो अभी ये समझिए कि प्रेसिडेंट या जो स्टेट के गवर्नर होते हैं ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि कोई कानून बनाने के लिए आप सबको पता है कानून कैसे बनता है, सबसे पहले बिल जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, वो पास होगा फिर एक हाउस से दूसरे हाउस में, ठीक है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, तो बिल वो एक्ट बनता है। तो ये कुछ प्रोसीजर होती हैं, तो उन प्रोसीजर को जानने के लिए क्या होना चाहिए, सेशन होना चाहिए, या तो बजट सेशन या मॉनसून या विंटर सेशन। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इससे पहले विंटर सेशन चल रहा था, मॉनसून सेशन चल रहा था, ठीक है। ओके, नाउ विंटर मतलब, ठीक है। अब इसके बेसिस पर जब ये सेशन में नहीं होगा, अभी तो कोई सेशन नहीं चल रहा ना, पार्लियामेंट के सेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा मिल ही नहीं रही है अभी, तो ऐसी कंडीशन में जब अर्जेंट कानून लाना पड़ता है तो उस केस को कहते हैं ऑर्डिनेंस। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। जब प्रेसिडेंट खुद ही अपना डॉक्यूमेंट साइन करके बोल दे कि यस ये कानून है, हालांकि ये प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही जो है उनके ही कहने पे ये प्रेसिडेंट कानून लाते हैं, ठीक है, एड और एडवाइस के बेसिस पे। आगे ये धीरे धीरे आप समझोगे, धीरे धीरे चीज़ें, बट अभी आप ये समझिए कि एक कानून क्या होगा। तो मैंने बोला पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून लाए वो, दूसरा ऑर्डिनेंस में भी कानून माना जाएगा, तीसरा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन से, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो एक डॉक्यूमेंट में कुछ भी अपना लिख देते हैं, कुछ भी कानून लिख देते हैं और खुद ही साइन कर रहे हैं वो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया पब्लिक डोमेन में, तो वो भी लॉ कहलाएगा। यानी कि लोकसभा राज्यसभा में नहीं जा रहा वो बिल, ठीक है, ना ही प्रेसिडेंट द्वारा हो रहा है, ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन से, मतलब जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एक बिल बना के दे रहे हैं तो उसे एग्जीक्यूटिव। तो आप अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी बॉडी होती हैं जो एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से पास हुई रहती हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने कानून बनाते हैं, तो ये भी एक कानून कहलाया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में वो भी कानून कहलाया जाएगा जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। नॉन
लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, मतलब कभी कभी क्या होता है जिसमें हमारे लेजिस्लेटर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो कस्टम लॉ होता है, यूजेस हैव द फोर्स ऑफ लॉ, जनरली उसको मान लिया जाता है वो लॉ, ठीक है। तो एक्चुअल में आर्टिकल 13 का मतलब क्या होता है, ब्रॉडली ये समझिए, जो भी पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने ऑर्डिनेंस के थ्रू, एग्जीक्यूटिव ऑक्शन के थ्रू, ठीक है, और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज से भी, देखिए नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कानून बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेटिव सोर्सेज का मतलब हमारे जो पार्लियामेंट एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो बनाते हैं लॉज को, ठीक है। बट कभी कभी कानून क्या होते हैं, लोकल अथॉरिटीज द्वारा भी बनाए जाते हैं, कस्टम लॉज होते हैं, ठीक है, और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, पर जिनको कानून माना जाता है, तो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज वाले भी कानून क्या कहलाते हैं, लॉ के अंदर आएंगे। ओके ओके, यहां पर इतना सब समझ में आ गया होगा। ओके, अब जितने भी तरीके हैं, ये जो 4 तरीके लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं, 4 तरीके लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं, उनमें से कोई भी तरीके से कानून अगर बनता है, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है, कोई भी कानून बन रहा है 4 तरीके से, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। ओके, उसके बाद एक और चीज़ क्या बोली जा रही है कि इनिशियल में आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता था कि संविधान में अगर सुधार किया जा रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो वो एक लॉ नहीं है, वो एक लॉ नहीं है, इसलिए उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बट आपको कौन सा याद रखना है, ये वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, ठीक है, जो कि 1973 में हुआ था, उन्होंने ये बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इज वायलेट्स द फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। पहले आर्टिकल 13 में क्या लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान के जो भी प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, जो लॉ या स्टेट जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक लॉ नहीं है, वो लॉ के अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट 1973 में हमारा केशवानंद भारती केस आता है, जिसके अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में सुधार किया गया, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, जितने भी आर्टिकल आप समझ सकते हो, ठीक है, अगर वो आर्टिकल हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वायलेट करते हैं, तो ऐसा लॉ वॉइड कहलाएगा, ऐसा लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है, ऐसा लॉ वॉइड कहलाया जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कोई आप कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं कहूँगा ये डिसाइड करने वाली सुप्रीम कोर्ट है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट कभी नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, डीपीएसपी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अभी मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट भी आपको जब आएगा अगले उसमें मैं तब बताऊंगा। पर केशवानंद भारती केस ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया, अगर वो फंडामेंटल राइट के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं, तो वो लॉ वायलेट मतलब वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यस, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो भी चेंज किए जा रहे हैं वो लॉ माना जाएगा और वो वॉइड भी कहलाया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, जो है वॉयलेट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट होगा, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऐसा लॉ वॉइड कहलाएगा, ठीक है, अगर वो वॉयलेट करता है तो इसका मतलब ये हो गया फिर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो यहां तक आपको सब चीज देखने को मिल गई। ओके, नाउ इतना सब जानने को मिल गया आर्टिकल 12, 13, ठीक है। अब मैं कुछ फंडामेंटल राइट जल्दी से बता देता हूं जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 बहुत सिंपल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 है। अब ये कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सभी लोग समान है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, तो इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहने का मतलब चाहे वो अमीर है, गरीब है,
कानून सभी के लिए सेम होंगे, ठीक है, कानून सभी के लिए सेम होंगे, आर्टिकल 14 में ये बोला गया है, ठीक है। अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे। उसके बाद आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप किस धर्म के हैं, रेस क्या है, कास्ट क्या है, मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, आप कहाँ बर्थ जन्मे लिए हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कोई भी जो स्टेट है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपसे बोलेंगे कि आप उत्तराखंड में पैदा हुए हैं तो आप ये इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीब तबके का भी कोई पर्सन है या अमीर है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर बात करें कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी ऑफिस में आप ज्वाइन होते हैं सरकारी नौकरी में, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। सत्र क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, जो अनटचेबिलिटी होती है, जो पहले कास्ट सिस्टम चलता था कि इसको छूना नहीं है, उसको छूना नहीं है, तो आर्टिकल 17 उसको एबॉलिश करता है। अगर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करते हुए आप देखेंगे तो आप कहेंगे यस, ये मेरे फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का वायलेशन है। उसके बाद एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जैसे महाराजा, धीराज, ऐसे जो टाइटल्स होते थे अब किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ लॉ है ना, राइट टू इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, मतलब कानून के सामने सभी सेम हैं, चाहे वो कोई अलग से राजा नहीं होगा, महाराजा नहीं होगा, चाहे एक आप आम आदमी हैं, IAS ऑफिसर हैं, मंत्री हैं, कानून के सामने सभी सेम हैं। हालांकि कुछ पावर्स देखिए IAS ऑफिसर या प्रधानमंत्री जी को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, प्रशासनिक लेवल पर उनके पास कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, बट अगर जब कानून के सामने अगर वो आएंगे तो मैं हूँ, आप हूँ, चाहे कोई भी हो, IAS ऑफिसर हो, मंत्री हो, वो कानून के सामने सभी सेम हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 18 में क्या बोला जाता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि कोई अलग से टाइटल नहीं दिए जाएंगे एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक लेवल पे। ओके, उसके बाद आर्टिकल 19 से 22 क्या है, आर्टिकल 19 में अगर आप देखेंगे कि 6 हमारे पास अधिकार हैं। फ्रीडम है स्पीच की, हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने को, आप असेंबली गैदर कर सकते हो, बट सेक्शन 144 जब लग जाता है तब नहीं कर पाओगे, तभी तो हम बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड इन नेचर है। एसोसिएशन बना सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप घर कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 19 में लिखा गया है। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कभी क्या होता है कि आपको कभी कोई कन्विक्ट कर लिया गया तो आपके पास कुछ प्रोविज़न है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, ये है अरेस्ट करने से पहले आपको बताना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी आता है, आप घर के अंदर क्या कर रहे हैं वो आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A। अब 21 के पीछे ए डाल दिया गया, इसका मतलब क्या होता है कि बाद में, पहले से ही ये संविधान में नहीं था बट बाद में इसको एडॉप्ट किया गया, तो उसे कभी भी ऐसा आए तो ABCD लग जाता है उसके पीछे, ठीक है। तो सभी लोगों का एलिमेंट्री एजुकेशन, कक्षा नर्सरी से लेके 8 तक सभी को शिक्षा मिलेगी, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, आर्टिकल 22। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब आपको डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो आपके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। बच्चों की खरीद फरोख्त रोकना, फोर्स लेवल, छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती काम कराना, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है। 24 में क्या लिखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं किसी फैक्ट्रीज़ में, जो चाइल्ड लेबर होता है उसको प्रोहिबिट करता है। यानी कि 23 और 24 में एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात की गई है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो अभी मैं जितने भी कानून के बारे में बात कर रहा था ना कि कोई भी कानून इन प्रोविज़न को वायलेट करता है तो
वो कानून नहीं कहलाया जाएगा, उसको कानून को वॉइड माना जाएगा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन। आप अपने बेसिस पर, आप अपनी समझ के बेसिस पर कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी को भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा 25 में लिखा गया है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26 में है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन आर्टिकल 27 में लिखा गया। यानी कि आपसे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हाँ आप टैक्स दो पर्टिकुलर मुस्लिम जो प्रोपागेट करना है उसको, ऐसा नहीं, आप अपने बेसिस पर दे सकते हैं, अपने चैरिटी कर सकते हैं, बट फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपसे ज़बरदस्ती कोई ऐसे टैक्स नहीं ले सकता कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना है, स्टेट को इस पर्टिकुलर धर्म में, हिंदू धर्म को आगे ले जाना है तो आप टैक्स दो उसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आर्टिकल 28 में क्या लिखा है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप पर्टिकुलर अटेंड कर सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में, अभी ये सिर्फ जान लो क्या क्या है, बाकी अभी तो मैं ये डिटेल में करवाने वाला हूँ, हर एक आर्टिकल को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ को बचाना, उनकी लैंग्वेज को बताना। माइनॉरिटीज़ इस्टेब्लिश कर सकती हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 31 तो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल राइट था उसको लीगल राइट बना दिया गया है। चलो बताओ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर वो बनाया गया है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रिट्स। अब क्या होता है, ये ऊपर के कोई भी आपका वायलेशन हुआ देखने को मिला तो आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सटोरी, को वारंटो, ये आर्टिकल 32 में है। मतलब आपका अगर जो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप अलग अलग तरीके से रिट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में है, तो इनमें से किसी भी को भी अप्लाई करके आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 32 तक देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह है कि फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली ए सिटीजन नॉट फॉर फॉरेनर्स, और फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, ठीक है। अब ये वाला पैरा है, ये वाली टेबल है, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भारतीय नागरिक को आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, बल्कि ये जो बगल के आर्टिकल हैं वो सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे। तो इस पे क्या है? आर्टिकल 15, तो इस पे क्या है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, धर्म, रेस, कास्ट, मेल फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, बट बशर्ते जब आप भारतीय नागरिक हो। आप भारतीय नागरिक हो, ऐसा नहीं कि दुबई का कोई बंदा आ रहा है कहेगा कि मैं यूपीएससी दे दूं, या कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कहने लगे कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, वो नहीं हो पाएगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ भारतीय नागरिक को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंडियन सिटीजन में उसका धर्म क्या है, आप भारतीय नागरिक हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आप किस मेल फीमेल कौन सी जगह पैदा हुए हो ऑल ओवर इंडिया टेरिटरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 19 भी सिर्फ भारतीयों के लिए है। इसका मतलब आपके पास ऐसा नहीं कि कोई चाइना का बंदा आके या यूरोपियन बंदा आके क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि 5-6 लोगों का जो गुट है जर्मनी लोगों का वो मिलके कुछ तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। असेंबली है, एसोसिएशन है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना है, रेजिडेंस है, प्रोफेशन है, यानी कि जो दूसरे प्रोफेशन आप नहीं कर सकते कोई भी, ठीक है। आप अगर पर्टिकुलर किसी की ज़मीन लेनी है तो आप भारतीय नागरिक है तो आप रह सकते हैं कहीं भी, ठीक है, ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करना ये सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है। और आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, अगर भारत में आप माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए हैं तो ये सिर्फ आप भारतीय नागरिक के लिए होंगे, दूसरे के लिए नहीं। ऐसा जो सिटीजन के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है। आर्टिकल 14
यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सिंपल सी बात है, कानून तो सबके लिए सेम रहेगा ना, चाहे आप भारतीय नागरिक हो चाहे दूसरी कंट्री के हो। यूरोपियंस के लिए भी तो कानून सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि यूरोपियंस को एक पर्टिकुलर चोरी के लिए फांसी की सज़ा दे दी जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी के लिए इक्वल, सभी लोग कानून के सामने सेम है, किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा और लॉ इक्वल प्रोटेक्ट करता है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। दूसरा, किसी को भी कन्विक्ट किया जा रहा है तो आर्टिकल 20 वैसा फॉरेनर्स के लिए भी है यार, टूरिस्ट को थोड़ा ना पकड़ लोगे आप, ठीक है, वैसा ही है। आर्टिकल 21 में भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दोनों के लिए ही है। एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बहुत एक अच्छी बात है कि फॉरेनर्स के लिए भी एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर उसका भी उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो कोई टूरिस्ट आता है या एम्बेसडर आते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी फॉरेनर हैं, तो यहाँ पर उनको भी एलिमेंट्री एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट होगा। ओके, वही है, किसी को आर्बिट्री डिटेन नहीं किया जा सकता, उनके पास भी सेम प्रोविजन है जो हमको मिलेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, आर्टिकल 24, ठीक है, वही है, किसी फॉरेनर्स में जो छोटे बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 25 है, कोई फॉरेनर कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकता है। उससे भी किसी, देखिए कोई पर्सन आ रहा है सपोज यूरोप से, उससे ये नहीं कह सकते कि आप में अब टैक्स लगेगा, आप हिंदू धर्म को हम प्रमोट कर रहे हैं तो आप पर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, फ्रीडम है उसको। और कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो अटेंड कर सकता है, ठीक है, जैसे चर्च में कुछ चल रहा है, मुस्लिम में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वो अटेंड कर सकता है। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया आज का पूरा ये, कल से हम डिटेल में देखेंगे कहाँ तक, ठीक है, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। कल से हम देखेंगे आपको राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, हर एक आर्टिकल 14, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, मतलब अब जो भी 12 से लेके 35 तक आर्टिकल आने वाले हैं, हर एक आर्टिकल को डिटेल में उसको डिकोड करेंगे ताकि हर एक आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझो किस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। ये आपके फंडामेंटल राइट भी हैं और नॉर्मल राइट भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी आप जाते जाते टेस्ट सीरीज वाला पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, 399 रुपीज़ में है। 1 नवंबर से पहले, जब ये वीडियो 1 नवंबर के बाद जो देखेगा वो उसको 499 या ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। आप ज़्यादा डिटेल 7505134891 में अवेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट प्रीलिम्स, तो यही है कि जितने आप क्वेश्चन आप सॉल्व करें उतना फ़ायदा है। तो 25,000 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हैं, 6 to 12 अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।